कल तक सच कहूं तो पूरी दुनिया की उम्मीदें बस एक ही जगह पर थीं, इस्लामाबाद। एक ऐसा समझौता होने की उम्मीद थी जो शायद इतिहास ही बदल देता। लेकिन पूरे 21 घंटे की जबरदस्त बातचीत के बाद वो सारी उम्मीदें समझ लीजिए धुएं में उड़ गईं। शांति का दरवाजा तो बंद हो गया और समुद्र में युद्धपोतों के इंजन गरजने लगे। जरा सोच कर देखिए उस कमरे का माहौल। एक तरफ अमेरिकी डेलीगेशन, दूसरी तरफ ईरानी, और ये लोग पूरे 21 घंटे, जी हाँ 21 घंटे तक एक ही टेबल पर बैठे रहे। इस मीटिंग के पीछे सालों की तैयारी थी, पूरी दुनिया की नजरें इन पर टिकी थी, और हवा में बस एक ही सवाल था, क्या दशकों पुरानी ये दुश्मनी आज खत्म हो पाएगी? क्या वाकई इतिहास बदलने वाला है? और फिर बस 3 शब्दों का एक ऑफिशियल बयान आता है और सब कुछ बदल जाता है। बातचीत विफल। सारी की सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। जिसे शांति की आखिरी कोशिश माना जा रहा था वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में दांव पर आखिर लगा क्या था। देखिए, पाकिस्तान, जिसके अमेरिका और ईरान दोनों से ही रिश्ते हैं, वो यहाँ एक ग्लोबल मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। माहौल कितना गंभीर था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान का 70 लोगों का डेलीगेशन 3 अलग अलग विमानों से इस्लामाबाद पहुंचा था और उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। मतलब हवा में उम्मीद भी थी और जबरदस्त तनाव भी। टेबल पर ये 5 बड़े मुद्दे थे और इनमें से हर एक मुद्दा अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब जैसा था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाना, दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर किसका कंट्रोल होगा? ईरान के जो अरबों डॉलर फ्रीज हैं उनका क्या होगा? लेबनान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में सीज फायर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देगा? तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी उम्मीदों के बाद ये बातचीत फेल क्यों हो गई? उस नेगोशिएशन रूम के अंदर आखिर हुआ क्या कि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच ही नहीं पाए? असल में वजह थी एक ऐसी खाई जिसे भरना शायद नामुमकिन था। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी खुद ही बयां कर रही है। ये थे वो नॉन नेगोशिएबल्स, वो शर्तें जिन पर कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अमेरिका चाहता था जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, मतलब ईरान के परमाणु बम बनाने का रास्ता पूरी तरह से बंद। तो वहीं ईरान के लिए हॉर्मुज पर कंट्रोल उसकी आन बान और शान का सवाल था। अमेरिका को ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप से खतरा था, तो ईरान को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से। ये सिर्फ मांगे नहीं थी, ये दोनों देशों की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे थे। और फिर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। डिप्लोमेसी की दुनिया में फाइनल ऑफर का मतलब होता है बस अब इसके आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ये एक तरह का अल्टीमेटम था, या तो ये मान लो या फिर बातचीत यहीं खत्म। अब इस अल्टीमेटम पर ईरान का नजरिया जाहिर है बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से अमेरिका की मांगें हद से ज्यादा थीं जिन्हें मानना नामुमकिन था। ईरान को लगा कि अमेरिका बातचीत की टेबल पर वो सब कुछ हासिल करना चाहता है जो वो जंग के मैदान में नहीं कर पाया। तो उनकी नजर में बातचीत के फेल होने की असली वजह अमेरिका का यही अड़ियल रवैया था। तो इस्लामाबाद में डिप्लोमेसी फेल हुई और उसका सीधा असर दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखने को मिला। यहां मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया। अब कहानी डिप्लोमेटिक बातों से निकलकर सीधे सीधे युद्धपोतों की भाषा में कही जाने वाली थी। ये बात बहुत दिलचस्प है कि जिस वक्त इस्लामाबाद के बड़े बड़े होटलों में बातचीत का आखिरी दौर चल रहा था ना, उसी वक्त अमेरिका की तैयारी सिर्फ डिप्लोमेटिक टेबल तक ही नहीं थी। हजारों मील दूर समंदर में एक और ही खेल चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल उसी समय अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने वॉरशिप्स को तैनात कर रही थी। इसे कहते हैं क्लासिक ड्यूअल ट्रैक स्ट्रैटेजी, मतलब एक हाथ से शांति की बात करो और दूसरे हाथ से अपनी फौजी ताकत दिखाकर दबाव बनाओ। मैसेज एकदम साफ था, अगर बात से नहीं माने तो हम एक्शन के लिए पूरी तैयार हैं। और फिर देखिए अगले 72 घंटों में हालात कैसे और कितनी तेजी से बिगड़े। पहला दिन इस्लामाबाद में बातचीत फेल। दूसरा दिन 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज से गुजरते हैं। तीसरा दिन यूएस सेंटकॉम ने माइन क्लियरिंग यानी समुद्री सुरंगों को साफ करने का ऑपरेशन अनाउंस कर दिया। और चौथे दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड यानी ईरान की पूरी समुद्री घेराबंदी का इशारा दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना जरूरी क्यों है? तो समझिए, ये फारस की खाड़ी से खुले समंदर में निकलने का अकेला रास्ता है। इसे दुनिया की ऑयल आर्टरी भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता कुछ दिन के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है। बस इसीलिए इस पर कंट्रोल को लेकर इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है। इसी टेंशन के बीच ईरान की तरफ से एक बहुत ही अजीब और खतरनाक दावा सामने आया। कहा गया कि हमने पूरे इलाके में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, पर हमें खुद नहीं पता कि वो कहां हैं। ये एक तरह से पूरी दुनिया की शिपिंग को किडनैप करने जैसी धमकी थी, और इसी दावे को अमेरिका ने वजह बनाकर अपने माइन क्लियरिंग ऑपरेशन को सही ठहराया। तो ये जो दूर किसी कोने में झगड़ा हो रहा है, इसका आप पर और मुझ पर क्या असर पड़ेगा? डिप्लोमेसी के इस फेलियर की कीमत पूरी दुनिया कैसे चुका रही है, चलिए अब वो देखते हैं। और ये आंकड़े आपको सच में चौंका देंगे। 4 करोड़ 10 लाख, जी 41 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब जब से ये संकट गहराया है, एविएशन फ्यूल की कमी हो गई, और नतीजा दुनिया भर में इतनी सारी कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। आप अंदाजा लगाइए, ये दुनिया की टोटल फ्लाइट्स का करीब 10% है। इसका सीधा मतलब क्या है? व्यापार ठप, टूरिज्म पर असर, और सप्लाई चेन्स का तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। और यह आंकड़ा तो और भी ज्यादा डराने वाला है। दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग उस फर्टिलाइजर पर निर्भर है जिसमें सल्फर का इस्तेमाल होता है, और दुनिया की सल्फर सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा, और ये एक ग्लोबल फूड क्राइसिस, मतलब दुनिया भर में खाने के संकट को जन्म दे सकता है। 6 अरब डॉलर, ये वो रकम है जो ईरान की है, लेकिन अलग अलग देशों के बैंकों में फंसी हुई है, फ्रीज है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, और ये पैसा उनके लिए एक लाइफलाइन जैसा है। यही वजह थी कि बातचीत में ईरान की ये सबसे बड़ी मांगों में से एक थी। यह नंबर हमें बताता है कि इस डिप्लोमेटिक फेलियर में आर्थिक दाव कितने बड़े थे।
तो अब जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मिलिट्री इंजन गर्म हो रहे हैं, तो सवाल है कि आगे क्या होगा? ये संकट अब दुनिया को किस तरफ ले जाएगा? आगे का रास्ता कई खतरनाक मोड़ों से भरा हुआ लग रहा है। अमेरिका ईरान की पूरी समुद्री घेराबंदी करने पर विचार कर रहा है। जवाब में ईरान की IRGC नेवी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी कर रही है, मतलब ड्रोन और छोटी तेज नावों से बड़ी अमेरिकन नेवी को टक्कर देना। दोनों ही देशों में अपनी अपनी सरकारों पर अंदर से राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान को भी अपनी नाकाम मध्यस्थता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और इन सब के बीच दुनिया भर के बाजार एक लंबे एनर्जी संकट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब डिप्लोमेसी का दरवाजा इतनी जोर से बंद कर दिया गया हो, तो क्या दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर एक नौसैनिक टकराव अब होकर ही रहेगा? इस्लामाबाद में जो हुआ वो सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि ये आने वाले एक बड़े तूफान की पहली चेतावनी हो सकती है, और दुनिया इस सवाल का जवाब अपनी सांसें थाम कर देख रही है।